एक बार क्लास को चेक करो अब सही चल रही है क्या। और थोड़ा सा क्या है कि अपने नेट की जो क्वालिटी है उसको भी देखा करो, वो भी सही होनी चाहिए, तभी जाके क्लास आपकी सही चलेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूँ, आप आराम से क्वेश्चन को लिखते रहो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, ध्यान सुनना। यदि यदि फाई तथा साइन, फाई तथा साइन एक्स कोमा वाई के विश्लेषिक फलन है, एक्स कोमा वाई के विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है और लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं, और लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। और क्या बोला है भैया, ध्यान देखेंगे तो प्रदर्शित करिए कि, तो प्रदर्शित करिए कि एस प्लस का आयोटा टी, ध्यान सुनना, एस प्लस का आयोटा टी एक विश्लेषिक फलन होता है, एक विश्लेषिक फलन है। जहां आपको दे क्या रखा है, जहां आपको गिवन है, जहां आपको s बराबर क्या दे रखा है, s बराबर दे रखा है आपको डी फाई अपॉन में डी वाई माइनस का डी साइन अपॉन में डी एक्स, ये आपको गिवन है। और यहां पे आपको दे रखा है t बराबर डी फाई अपॉन में डी एक्स और प्लस में डी साइन अपॉन में डी वाई, ये आपको दे रखा है। अब इंग्लिश मीडियम में लिख देता हूं मैं, इफ फाई एंड साइन, if phi and sin are analytic function of analytic function of x and y, x and y and satisfied the Laplace equation, Laplace equation, then prove that, then prove that s plus का iota t is analytic function। और आपको क्या गिवन है, वेयर, जहां आपको दिया गया है कि s बराबर डी फाई अपॉन में डी वाई माइनस का डी साइन अपॉन में डी एक्स, कोमा स्मॉल t बराबर आपको दे रखा है डी फाई अपॉन में डी एक्स प्लस में डी साइन अपॉन में डी वाई। आराम से सवाल को नोट डाउन करो तरीके से, देखो ठीक है, और खुद समझने की कोशिश करो कि ये सवाल अपन से क्या करवाने की भैया कोशिश कर रहा है। बहुत ही तरीके से देखेंगे सवाल को और लिखो आराम से, और लिखते ही डन का कमेंट कर दो।
ये लिख लो आराम से, तब तक मैं इंक भी डाल लेता हूं। और जैसे लिख लो आप मुझे फटाफट, और एक एक चीज को पढ़ो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सवाल आपसे होगा ही होगा। बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि यार सवाल तो अपन से होगा नहीं, तो क्यों सोचे, सवाल तो अपन से होगा नहीं तो क्यों सोचे फालतू सवाल के बारे में, सर ही बता देंगे। तो इसलिए सवाल को एक बार देखो तो सही, क्या पता हो जाए आपसे। लिख लिया, डन है सर। चलो इंक बाद में डालेंगे, पहले आपको समझाते हैं सवाल को और फिर आगे चलते हैं। देखो ध्यान से सुनना आप। बहुत ही तरीके से अपन आंसर ना, इसका जो आंसर करना बहुत ही ज्यादा बड़ा काम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सबसे पहला काम तो क्या है कि सवाल को हम किस प्रकार पढ़ेंगे और उसका आंसर किस प्रकार हम करेंगे। बात क्लियर, बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ध्यान पूर्वक पढ़ा तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि फाई और साइन एक्स कोमा वाई के विश्लेषिक फलन हैं और लाप्लास समीकरण को संतुष्ट भी करते हैं। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि दिया गया क्या गया है, यहाँ पे देखो दिया है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे क्या गिवन है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो फाई है ना, फाई कोमा साइन बराबर एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। ये क्या है, दोनों क्या है, विश्लेषिक फलन हैं। अब वो चाहे x के रेस्पेक्ट में हो चाहे y के रेस्पेक्ट में, लेकिन सवाल में दिया गया है कि ये फाई और साइन जो है ये एनालिटिक फंक्शन है। और एक साथ में आपसे बात क्या बोली गई है, और लाप्लास समीकरण को संतुष्ट भी करता है, ये भी आपसे बात बोली है इसने। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिख लो भैया चार करके, यहाँ पे साथ साथ में लाप्लास समीकरण, लाप्लास समीकरण को भी संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। लिख लो आप, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। दिख रहा है सभी को, ठीक है। तो ये बात तो मैंने क्या लिख ली कि जो हमें गिवन है, मतलब जो हमें दे रखा है उसको मैंने आराम से तरीके से लिख लिया, ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या दे रखा है, एस का जो मान है वो हमें पकड़ा रखा है और यहाँ पे टी का मान पकड़ा रखा है। अब ऐसा हमें क्यों दे रखा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं जो आपको प्रूफ करना है, जो आपको प्रूव करना है, ये प्रूफ करना है, वो ये दे रखा है कि जो s प्लस का आयोटा टी है ना, मतलब इसको आपको क्या बताना है, एनालिटिक बताना है। अब अगर देखा जाए तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं s प्लस आयोटा टी, ये क्या है कि आपको नया नया लग रहा है कि यार ये फंक्शन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये तो एक अलग है, इसमें कोई अलग तरीका लगेगा, ये तो हमसे होगा ही नहीं। भाई अगर मैं यहाँ पे s प्लस का आयोटा टी की जगह मैं अगर x प्लस का आयोटा y कर दूंगा ना, तो आप कहोगे गुरुजी ये तो जाना पहचाना लग रहा है, हमने अभी तक जितना काम किया है पूरा x प्लस का आयोटा y के लिए किया है, तो ये तो जाना पहचाना लग रहा है, सही है। तो हम इसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये s प्लस का आयोटा टी अलग लग रहा है, और इसमें काम कैसे करेंगे वो बता दो। भाई मैं तो आपसे सिंपल इतना पूछूंगा कि अगर मुझे इस फंक्शन को x प्लस का आयोटा y को अगर मुझे क्या बताना है, एनालिटिक बताना है, तो मेरे पास सबसे सिंपल दो तरीके होते थे। कौन कौन से, पहला क्या होता था कि मैं उसमें CR समीकरण प्रूफ करता था, याद करो वो दिन यार, अभी हम थोड़ा सा क्या भूल गए, आप तो बिल्कुल ही भूल गए होंगे मेरे हिसाब से। तो यानी कि x प्लस का आयोटा y को अगर मुझे एनालिटिक बताना है तो मुझे CR समीकरण प्रूफ करना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास समीकरण मुझे वहां पे प्रूफ करनी पड़ती है, लाप्लास इक्वेशन वहां पे मुझे प्रूफ करके दिखानी पड़ती है। तो साफ सी बात है यार, अगर मैं x प्लस का आयोटा y ले लूं, s प्लस का आयोटा t ले लूं, या फिर y प्लस
कुछ भी ले लूं, मतलब जो आपकी इच्छा हो वो ले लो आप, जो आपको इच्छा है मतलब वो अल्फाबेट आप ले सकते हो। और उसके अंदर भी अगर हमें एनालिटिक प्रूफ करना होगा तो हमें इन्हीं दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो बस हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, हमें जो दिया गया है ना s बराबर और t बराबर, इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से s प्लस आइडेंटिटी को एनालिटिक बताना है। मतलब इसके अंदर पहली बात तो CR समीकरण है और दूसरी बात है लाप्लास इक्वेशन को प्रूफ करना है। जैसे ही मैं दोनों प्रूफ कर दूंगा हम कह सकते हैं कि आपका जो s प्लस आइडेंटिटी फंक्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, एनालिटिक विश्लेषक बन जाएगा। बात समझ में नहीं बैठी? कंप्लीट मैंने ये मान लो कि सवाल को एकदम सिंपल कर दिया है। थोड़ा सवाल की तरफ देख लो एक बार आप, जो दिया हुआ था कि भैया फाई साई जो है वो विश्लेषिक है, लिख लिया एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, और लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। लेकिन कौन करता है ये थोड़ा गौर करने वाली बात है। कई बच्चे ये भी कंफ्यूज रहेंगे कि सर ये जो एस प्लस का आयोटा टी है इसको तो दे रखा है कि वहां पे वो लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है, नहीं, वो केवल आपको बोला गया है किसके लिए, फाई और साई के लिए। एस प्लस का जो आयोटा टी है उसके लिए नहीं बोला गया है, केवल बोला गया है फाई और साई के लिए। ठीक है, हमें प्रूफ करना है इसके लिए तो एस प्लस का आयोटा टी के लिए। तो एक बार क्या करेंगे, ये जो गिवन पोर्शन है इसको उतार लेंगे और ये जो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है अपन को, इसको भी एस प्लस का आयोटा टी बराबर विश्लेषिक प्रूफ करना लिख लो। और ये जो कहानी है ये वाली मैंने जो बनाई है इसको जैसी आपकी इच्छा हो बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लो ताकि आपको पता चल जाए। एग्जाम में मत करना ये तीर के निशान और ये, एग्जाम में नहीं करना, आपको समझना है, बस इतना करना है। तो फटाफट से करो ये काम, फिर आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे फिर। मैं तो ये चाहता हूं कि सवाल की लैंग्वेज को पकड़ा या नहीं पकड़ा आपने, डायरेक्ट सवाल का आंसर करवा देता मैं, लेकिन नहीं, पहले थोड़ा सा क्या है सवाल का टेस्ट जो है उसको समझो कि टेस्ट क्या है सवाल का। फटाफट लिख के डन का कमेंट कर दो। हाँ भाई लिख लिया होगा अब तो, इतना टाइम भी नहीं लगता इसको लिखने में। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूँ मैं, और इस वाले इंग्लिश वाले पोर्शन को मिटा रहा हूँ, और हिंदी वाला जो पोर्शन है ना उसको मैं रहने दे रहा हूँ ताकि सवाल तो देखिए अपन को कम से कम। ठीक है।
हाँ भाई, तो अब यहाँ पे अपन इसका आंसर करते हैं तरीके से, देखो है ना कैसे करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बस वो सीखने वाली बात है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये बहुत ही बड़ी एक सीखने वाली बात है। अब ध्यान सुनना, देखो अब तरीके से काम करेंगे, सुनो। यहाँ पे कर रहा हूं मैं सिंपल इसका आंसर। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि यार हम काम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और कल भी हमने देखा था, जो डेरिवेशन हमने करा, सबसे बड़ा डेरिवेशन किया था, वो भी हमने, ध्यान में है आपको, नहीं है ध्यान में, अब बता देंगे आप, सुनो। यहाँ पे s बराबर आपको दे रखा है डी फाई अपॉन में डी वाई, ठीक है, माइनस का डी साइन अपॉन में क्या है, डी एक्स है, क्लियर। और एक तरफ आपको दे रखा है यहाँ पे t बराबर डी फाई अपॉन में डी एक्स और प्लस का डी साइन अपॉन में डी वाई। अब एक काम करता हूं कि ये जो s है ना, s का x व y के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिया गया है कि जो फाई और साई है ना, ये एक्स और वाई के क्या है, फंक्शन है। और इसके रेस्पेक्ट में देखो, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में ही फाई और साइन क्या है, विश्लेषिक दिए गए हैं। तो अगर मैं ये काम कर देता हूं जो मैंने अभी कहा है, कौन सा वाला काम, कि मैं एस को एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं, यानी कि मैं लिख दूं भैया डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक हम पहला काम करेंगे, देखो डी एस अपॉन में डी एक्स बराबर, अगर मैं इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो डी टू फाई अपॉन में, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई एंड डी एक्स, क्लियर एकदम। माइनस का डी टू साइन अपॉन में क्या आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही है कि नहीं है बताओ भाई, यहाँ पे हमारे पास में बिल्कुल सही है कि नहीं है, एकदम क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये तो हो गया अपने पास समीकरण नंबर फर्स्ट, क्या हो गया हमारे पास में, समीकरण नंबर फर्स्ट। अगर मैं ds का उसी प्रकार y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं तो ds अपॉन में dy बराबर, ध्यान से देखना भाई, वही बात है, ये d2 फाई हो जाएगा हमारे पास में और ये हो जाएगा dy स्क्वायर, माइनस का वही हमारे पास में d साइन और यहाँ पे हो जाएगा dx dy। काम खत्म हमारा, इसको कह देंगे हम समीकरण नंबर 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी प्रकार देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसी प्रकार सेम हम क्या करेंगे, t का भी डेरिवेटिव कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो यहाँ पे जैसे मैंने करा dt अपॉन में dx, टाइम मत लगाओ, अब आराम से देखो, मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया आपको। अब मैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो देखो d2 फाई अपॉन में क्या आ जाएगा, dx स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे, देखो d2 साइन अपॉन में dx डॉट में dy। अब इसके बाद ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा है, 3 आ गया। अब इसी के साथ हम बात करते हैं dt अपॉन में dy की बात करते हैं बराबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो बात करो d2 फाई अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में dx डॉट में dy, और यहाँ पे बीच में क्या प्लस ही है, और d2 साइन हमारे पास में dy। समीकरण नंबर हमारे पास में क्या है, 4। अब मुझे एक बात बताओ, इन समीकरण का हम क्या करें, ये हमने अभी समीकरण निकाल तो लिए, देखो आप ध्यान से, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 तो हमने निकाल तो लिए हैं, लेकिन अब इनका हम करें क्या। तो अब क्या, थोड़ा सा अपना जो बेसिक था ना, मतलब जो मैंने भी कहा आपसे कि भैया आपको एनालिटिक प्रूफ करना है, किसको करना है, एस प्लस का आयोटा टी को। तो थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश करो कि हमारा पहला मकसद क्या था, हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था सीआर समीकरण प्रूफ करना, बात सही है।
अब सीआर समीकरण प्रूफ करना है तो क्या है कि अब वो जो एक्स और वाई की फॉर्म थी ना, ध्यान सुनना, वो जो एक्स और वाई की फॉर्म थी, मतलब एक्स प्लस का जो आयोटा वाई था, अगर मैं इसके लिए सीआर समीकरण अभी पूछूं तो तुरंत बता दोगे आप। डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी बी अपॉन में डी वाई एंड कोमा, यहाँ पे बताऊं मैं आपको डी यू अपॉन में डी वाई और माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स। बात है कि नहीं क्लियर? मतलब आप इसके लिए तो तुरंत ये सीआर समीकरण आपको रट गए हैं तो आपने तुरंत बता दिए। लेकिन अगर आप थोड़ा कंपेयर करो, अब यहाँ पे क्या है, कंपेयर करना पड़ेगा आपको कि भाई अब हम ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, तो हम सीआर समीकरण बनाए कैसे और कौन कौन से इक्वेशन को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, डी एस अपॉन में डी एक्स को अगर मैं बराबर करवाऊंगा, देखो किससे, यहाँ पे देखो ये रहा डी टी अपॉन में डी वाई। अगर मैं, ध्यान सुनना, मैं पहले की बात कर रहा हूं, ये प्रूफ करने से पहले की बात कर रहा हूं, मतलब इसको आपको लिखना नहीं है एग्जाम के अंदर। देखो यहाँ पे स्टार करके लिख रहा हूं मैं। हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा डी एस अपॉन में डी एक्स बराबर डी टी अपॉन में डी वाई। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, आप कंपेयर करके देख लो एक बार आप। हम अगर सीआर समीकरण प्रूफ करेंगे तो हमें सीआर समीकरण प्रूफ करने के लिए ये आपस में बराबर करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे वो बात की बात है, लेकिन ये करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, अब कंपेयर करके देख लो। सीआर समीकरण यही होता है, सीआर समीकरण यही होता है। क्लियर? अब इसके बाद में सेकंड बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे देखो डी एस अपॉन में डी वाई और बराबर क्या आ जाएगा माइनस का डी टी अपॉन में एक्स। ये हमें प्रूफ करना है, एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं पर्सनली लिख देता हूं यहाँ पे। एग्जाम में नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि यार ये तो हमें प्रूफ करना है, हम इसको पहले कैसे लिख सकते हैं, ये तो मैं आपको केवल याद रहे, आपको याद रहे एग्जाम के अंदर कि भैया ये लेके आना है, और ये अगर हमें लेके आना है तो कैसे काम करेंगे। अरे भैया 100 रुपए लेके बाजार में पहुंच गए, अब आपको पता ही नहीं है क्या लेके आना है, तो फिर लेके क्या आओगे, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि भैया ये आपको सब्जी लेके आनी है, आलू टमाटर ये लेके आना है। अब अपन आराम से उस दुकान पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 1 2 3 और 4 दुकानें हैं, आप देखते हैं कैसे क्या एडजस्ट करना है, इनको अपन आराम से कर दें। ठीक है, तो बताओ अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डी एस अपॉन में डी एक्स और डी टी अपॉन में डी वाई। यानी कि अब क्या करूंगा मैं, छेड़खानी जो करूंगा ना, मैं छेड़खानी करूंगा समीकरण 1 से और 4 से। अब अपना दिमाग है उसको दौड़ाने की कोशिश करो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाओ। कैसे? मुझे चाहिए डी एस अपॉन में डी एक्स बराबर डी टी अपॉन में डी वाई। यानी कि ये जो डी एस है ना और ये डी टी है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, ध्यान से देखना, समीकरण एक हमारे पास दिख रही है, उसमें से अगर मैं समीकरण 4 को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना, डी एस अपॉन में आ जाएगा डी एक्स और माइनस हमारे पास में क्या है डी टी अपॉन में क्या है डी वाई। अब आपको पता है कि अगर ये जो आपका LHS नहीं RHS वाला पार्ट, राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, अगर ये 0 बन जाए तो साफ सी बात है मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा और पहला हमारा जो सीआर समीकरण है वो निकल के आ जाएगा। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, एक बार वहां पे उधर नजर दौड़ाओ और मैं यहाँ पे ब्लू पेन से लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। देखो D2 और फाई हमारे पास में है और डी वाई डॉट में dx है। क्लियर? माइनस है D2, पूरा ध्यान है ना, एक एक स्टेप पे होना चाहिए तभी समझ में आएगा। D2 साइन अपॉन में dx स्क्वायर, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, मजाक नहीं है। माइनस हमारे पास में D2 फाई अपॉन में क्या है dx डॉट में dy है, और यहाँ पे माइनस भी लगाना पड़ेगा आपको D2 साइन अपॉन में dy स्क्वायर। अब बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी क्या हुआ, यहाँ पे देखो dy dx है, यहाँ पे dx dy है, तो ये तो बात बराबर है, ये हम कैंसिल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती में क्या करते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी 100 में से 99% गलती करते हैं ये। वो क्या करेंगे, इसको भी काट देंगे। अब देखो एक बार कट रहा है कि ये यहाँ पे D2 साइन पर में dx स्क्वायर और D2 साइन पर में dy स्क्वायर, ये कट रहा है क्या? कट ही नहीं रहा, ये तो यहाँ पे x है यहाँ पे y है, जबकि हमें तो किसी भी हालत में यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा, मतलब हमारी तो मजबूरी है,
हमारी तो मजबूरी है, बनना पड़ेगा हमें। ठीक है, ठीक है, बनाना पड़ेगा मतलब हमारी क्या है, मजबूरी है। अब क्या है कि यही तो कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर चेक क्या करेगा, यही तो चेक करेगा, यही तो चेक करेगा, आपकी औकात चेक करेगा वो। अब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश करो, तो आपको क्या दिया हुआ था कि जो फाई और साई है ना, ये आपको दे रखे थे हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब क्या होता है कि जो लाप्लास इक्वेशन होती है ना, उसको सेटिस्फाई पहले से आपको क्या दे रखा था, देखो ये रहा। अब देखो हमारा काम ही बन गया है। काम कैसे बन गया देखो, डी एस अपॉन में डी एक्स माइनस का डी टी अपॉन में डी वाई बराबर, ये दोनों भाई साहब तो जीरो बन गए, सही है ना। माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया तो देखो डी टू साइन अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, याद करने की कोशिश करना भैया, और डी टू साइन अपॉन में डी वाई स्क्वायर, और ये क्या बन गया, ये लाप्लास इक्वेशन बन गया। और ये हार्मोनिक पहले से दे रखा है कि फाई और साई जो है, साइन हमारे पास में दोनों है और डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, तो ये क्या है, हार्मोनिक फंक्शन से जीरो बन गया, और हमारा काम भी बन गया, बस काम खत्म। डी एस अपॉन में डी एक्स, इसको उधर ले जाओ, और डी टी अपॉन में डी वाई हमारे पास में है, और ये आपका पहला मिशन कंप्लीट हो। मेरे हिसाब से तो एक ही बार में समझ में आ गया, कहीं दोबारा तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से देखो, बहुत ही मैं जो करवा रहा हूं ना आपको सवाल, ये एक से बढ़कर एक सवाल है। हाँ भाई, क्या सवाल है क्या, एक बार आप बताओ कमेंट करके। एलपी क्वेश्चन अंदर भेज देंगे, यस सर। अच्छा बिल्कुल सही बात है, लाप्लास इक्वेशन अंदर भेज देंगे, और जैसे अंदर भेज दिया काम बन गया हमारा। तो बताओ, मतलब जिस तरीके से, जिस अंदाज से मैंने ये सवाल बताने की कोशिश करी है ना, हालांकि सवाल तो बहुत ही डिफिकल्ट भी कह सकते हैं और सिंपल भी कह सकते हैं। सिंपल अब बन गया है, पहले ये हार्ड था, डिफिकल्ट था, ठीक है। और अब आप आराम से देखो, कहीं पे आपको लग रहा है कि यार कुछ संकट है तो पूछो, आराम से उतारो, अब आराम से उतारो, कहीं पे भी आपको लगता है कि यार यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, वहां पे पूछ लो भैया। हमारा पहला सीआरई क्वेश्चन तो प्रूफ हो गया, और दूसरा वाला, और मैं पहले कह रहा हूं एग्जाम में नहीं लिखना है, केवल याद रखने के लिए मैंने पहले बता दिया आपको ये। तो पहला तो हमने प्रूफ कर दिया, आपके सामने है, और दूसरा भी आपको प्रूफ करना है। और कई बच्चे क्या बोलेंगे कि गुरुजी यहाँ पे नेगेटिव है और जीरो बन गया तो नेगेटिव रहेगा, अरे नेगेटिव को जीरो से मल्टीप्लाई करो या किसी से करो, वो तो जीरो ही बनेगा ना। चलो, अब इसको आराम से उतारो। मनीष बैरवा कह रहे हैं सुप्रभात गुरुजी, सुप्रभात भैया, गुड मॉर्निंग, राम राम। सवाल सारे अच्छे हैं, एग्जाम में क्या है कि सीधे आने वाले सवाल हैं ये, कि तुरंत टपक जाएंगे सवाल। सेलेक्टेड सवाल करवाएंगे, और एग्जाम में अपने नोट्स से बाहर सवाल जाएंगे नहीं, पहली बात, ठीक है।
हाँ भाई, और कल जो मैंने HW दिया था ना, परसों के दिन की बात कर रहा हूँ मैं ना, वो मैं नहीं भेज पाया फोटो। ठीक है, एक काम करता हूँ, अभी तक जो क्लास अपनी हुई है ना अभी तक की, उस क्लास के नोट्स ना आज मैं PDF के तौर पर आपको अपलोड कर दूंगा। क्या सुना आपने? आज मैं PDF के तौर पर अभी तक जो 24 लेक्चर अपने हुए हैं ना, इन लेक्चरों की जो PDF है ना, वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो सवाल भी उसके अंदर आपका आ जाएगा जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। और जो भी सवाल मैंने होमवर्क दिए थे अगर आपने नहीं करे होंगे, वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे। बस, सही है। हाँ भाई, नोट्स आपको मैं दे दूंगा आज। हालांकि यूनिट कंप्लीट होने के बाद देने वाला था मैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज दे देंगे। और जैसे यूनिट कंप्लीट होगी तब तो देंगे ही नोट्स, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। देखो बच्चे खुश हो गए अब तो, पूरी हमको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। अरे नोट्स तो तुमको बनाने पड़ेंगे। अगर किसी से मैंने मांग लिए जो लाइव क्लास ले रहा है और किसी ने नोट्स नहीं बनाए, तो फिर देखो, कोर्स हटा देंगे उसका, फिर दोबारा एडमिशन ले लो आराम से। उतार लिया, और सभी को सही दिख रहा है ना प्रॉपर? आवाज आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकता है। हाँ भाई, भाई डाउनलोड के बारे में मैंने अभी बताया था सुबह कि डाउनलोड क्लास नहीं होगी। वैसे ये जो आपकी रिकॉर्डेड क्लास आती है ना, उसको देखने का जो डाटा खर्च होता है बहुत कम होता है। वैसे भी आपका 100 MB के अंदर आपकी क्लास दिख जाती है, और क्या चाहिए आपको? पूरी क्लास, और वो भी शानदार क्वालिटी के साथ में। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर? अब अपना काम हो गया है वैसे, अब उसको मैं मिटा रहा हूँ वहां से। और अब देखो यहाँ पे इसका जो सेकंड काम है ना, देखो मैं उस वाले पोर्शन को मिटाऊंगा। ठीक है, उस वाले पोर्शन को मिटाऊंगा क्योंकि इस वाले पोर्शन की मुझे जरूरत पड़ेगी अभी, क्योंकि अभी मैं आपको सेकंड वाला जो है ना इसका, वो करके दिखाने वाला हूँ। तो ये जो नहीं उतारा है ना किसी ने, वो फटाफट से उतार लो यहाँ से, मैं यहीं से मिटाऊंगा। हाँ भाई, यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ। और अब आप भी खुद दिमाग लगा सकते हो, मेरे हिसाब से तो कोई ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर, कि भाई अब क्या करना है मुझे बताओ, अगर कोई बता सकता है तो। अब हमें करना है यहाँ पे DS/में dy, और क्या करना है, माइनस का dt/dx। आपको आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे माइनस लेके आना है ना, तो मैं इनको आपस में जोड़ दूं, DS/dy और dt/dx को आपस में जोड़ दूंगा। तो आपस में जोड़ने से मैं इसको इधर भेजूंगा, ट्रांसफर करूंगा, तो माइनस का बन जाएगा। तो बताओ, इसमें तो मेरे हिसाब से अब कोई कोई रॉकेट साइंस या कोई बड़ा कॉन्सेप्ट तो लग नहीं रहा। तो ये आप खुद कर सकते हो, लेकिन अब पहली बार अपन सवाल कर रहे हैं, तो नोट्स
पूरे बनने चाहिए, इसलिए मैं करवा रहा हूँ सवाल को। ये तो मैं होमवर्क दे दिया तो पता चला नोट्स आधे ही बने हैं, पूरे बने नहीं कभी नोट्स। तो अब हमें क्या चाहिए, ds अपन में dy। तो समीकरण हमारे पास में कौन सा बच गया, देखो ये रहा 2, और हमारे पास समीकरण कौन सा है 3। इनको आपस में आप जोड़ दो। जैसे ही आपने जोड़ा ds अपॉन में dy और प्लस करा आपने dt अपॉन में dx, ठीक है, बराबर। तो अब ds अपॉन में dy प्लस dt अपॉन dx जोड़ दिया आपने। अब देखो कौन कौन से फंक्शन वहां पे हैं, देखो d2 फाई अपॉन में dy स्क्वायर माइनस का d साइन अपॉन में क्या है dx डॉट में dy, और प्लस हमारे पास d2 फाई अपॉन में dx स्क्वायर, और प्लस का हमारे पास क्या है d2 साइन अपॉन में dx डॉट में dy। ये इससे कैंसिल हो गया, और आपको पता है ये और ये मिलकर बना क्या बना लेंगे भैया, और यहाँ पे लिख देना पर्सनली आप कि भैया फाई हमारे पास में क्या है, हार्मोनिक है। फाई हमारे पास क्या हार्मोनिक है, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो ये वैल्यू आपकी 0 बन गई, और हमारे पास डी एस अपॉन में डी वाई, और बराबर क्या है माइनस का डी टी अपॉन में डी एक्स। ये आपका बन गया कंप्लीट। इसको उतार लो फटाफट से, उस वाले पोर्शन को उतार लो, और ये मैं इधर से मिटा रहा हूँ इसको। उतार लिया भैया, चलो उतार लिया होगा, आगे चलते हैं अपन अब, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, हमने पहला काम किया अभी तक, हमारा जो पहला काम था वो हमने करा है, यानी कि हमारा जो हार्मोनिक था उसका यूज करके सी आर समीकरण को यूज कर लिया अपन ने, मतलब उसको बना दिया, कहने का मतलब ये है। तो जो हमारे पास अब आ गया है उसको अब निकाल, अब उसको रख सकते हैं अपन। अब लिखेंगे यहाँ पे कि डी एस अपॉन में डी एक्स, और बराबर हमारे पास डी टी अपॉन क्या है डी वाई है, कोमा, और यहाँ पे डी एस अपॉन में डी वाई है, और बराबर माइनस का डी टी अपॉन में डी एक्स है। अब हम आराम से लिख सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि अब हमने इसको प्रूफ कर दिया है। अब मुझे बताओ, पहला काम तो हमारा हो गया। अगर मैं छोटा सा बॉक्स बना के यहाँ पे आपको बताऊंगा तो पहला काम हमारा सी आर समीकरण का हो चुका है। दूसरा काम जो है, अभी हमें इसके लिए मतलब एस प्लस आयोटा टी के लिए हार्मोनिक प्रूफ करना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो ना। आप कहो गुरुजी हार्मोनिक तो अभी हमने यहाँ पे इसका यूज करके जीरो कराई था। अरे वो फाई और साई के लिए था, इसके लिए था फाई और साई के लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब एस और टी के लिए हम बताना पड़ेगा, और जैसे हम एस और टी के लिए हार्मोनिक बता देंगे ना, हमारा काम बन जाएगा। तो वहां पे अपन ने कोई इक्वेशन दी थी क्या इनको, अगर नहीं दी है तो दे लो। 4 हो गई थी, इसको अब इक्वेशन आप 5 दे दो, इसको इक्वेशन आप नंबर 6 दे दो। अब एक काम करते हैं अपन, सुनो, यहाँ पे मैं सिंपल डेरिवेटिव करता हूं, सुनो। मैंने यहाँ पे क्या करा, इसका डेरिवेटिव करा एक्स का। तो यहाँ पे लिख लो पर्सनली विद डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट।
अब मुझे क्या बनाना है, साफ सी बात है कि मुझे यहाँ पे d2s अपॉन में क्या बनाना है, dx स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू में ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास d2t अपॉन में dx डॉट में d। अब अगर थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड में आपको याद दिला दूं कि भैया हार्मोनिक क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है, तो आप कहोगे कि गुरुजी सिंपल सी बात है कि जो d2s अपॉन में dx स्क्वायर कर लो और प्लस में d2s अपॉन में dy स्क्वायर कर लो, बराबर में 0 बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार d2t अपॉन में dx स्क्वायर और प्लस में d2t अपॉन में dy स्क्वायर बराबर 0 करना पड़ेगा। मतलब ये दोनों इक्वेशन हमें कैसे न कैसे लेके आनी पड़ेगी। तो भैया हमें क्या बनाना पड़ेगा, d2s अपॉन में dx स्क्वायर तो मैंने बना लिया, d2s अपॉन dx स्क्वायर मैंने बना लिया। अब मुझे क्या लेके आना है, d2s अपॉन में dy स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। अब समीकरण नंबर जो 6 है ना मेरे पास, इसका मुझे y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव करा, यहाँ पे देख लो आप, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, और जैसे मैंने y के रेस्पेक्ट में करा तो क्या आ गया, देखो d2s अपॉन में dy स्क्वायर बराबर माइनस का dt और यहाँ पे dx डॉट में dy। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, समीकरण नंबर ये 7 हो गया और ये समीकरण नंबर ये हो गया हमारे पास में 8। जैसे आपने दोनों को आपस में जोड़ा, देखो d2s अपॉन में dx स्क्वायर और प्लस में d2s अपॉन में dy स्क्वायर, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा 0। तो ये बन गया आपका लाप्लास इक्वेशन। तो यहाँ पे अपन ने s के लिए प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे इसी प्रकार करके सेम d2t अपॉन dx स्क्वायर और d2t अपॉन dy स्क्वायर, अब उस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूं और वहां पे वो काम मैं कर देता हूं। तो हमारा जो काम है वो हार्मोनिक के लिए भी हो जाता है। बताओ किसी को समस्या प्रॉब्लम है तो देखो, अब मैं इतना मान सकता हूं कि अगर जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है ना, ईमानदारी शब्द का मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहा है 25 दिन, उसको तो देखो पूरा जो एनालिटिक क्या होगा, क्या फॉर्मूला है, क्या सीआर इक्वेशन है, क्या सर कह रहे हैं, वो एक एक वर्ड है ना पकड़ में आ रहा है, कहीं पे उसको प्रॉब्लम नहीं है। और जो नई पढ़ाई करेगा ना उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। अब सेकंड काम हमें क्या करना है, d2t अपॉन dx स्क्वायर। अब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपके पास में क्या बनाना है आपको, d2t अपॉन dx स्क्वायर, d2t अपॉन में dx स्क्वायर, समीकरण नंबर 6 का आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। करो तो देखो माइनस आगे लगा दो और d2t लिखना चाहो लिख सकते हो, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका इक्वेशन नंबर 6 का d2t अपॉन में क्या आएगा हमारे पास में dx स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास में d2s, हमारे पास क्या आ जाएगा dy और मल्टीप्लाई में dx। उसी प्रकार आप वापस देखो हमें क्या लेके आना है, d2t अपॉन dy स्क्वायर, इक्वेशन नंबर जो 5 है ना उसका आपको डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में करना है। तो आप करो फटाफट से, क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो उधर, d2t अपॉन में dy स्क्वायर इज इक्वल टू d2s अपॉन में आ जाएगा dx और dx और डॉट में dy। समीकरण नंबर हमारे पास में, इसको दे दो आप 9 और इसको दे दो आप 10। जब आप इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास में क्या है 9 है और ये 10 है, तो आपको पता है आपको लेके क्या आना है, आपको लेके आना है हमारे पास में कहाँ पे भैया, ध्यान से देखो एक बार, ये रही देखो समीकरण नंबर 6 हमारे पास में और समीकरण नंबर 5, इन्हीं की सहायता से हमने क्या बनाया है, ये बनाया है। और हमें लेके क्या आना है, d2t अपॉन में dx स्क्वायर और d2t अपॉन में dy स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये समीकरण नंबर 9 है हमारे पास और ये समीकरण नंबर क्या है हमारे पास 10 है। अब ये हमारे पास जो माइनस है ये बीच में आपका बन गया, तो अब क्या करें, अब आपस में अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो, ठीक है एक बार जोड़ो, तो d2t अपॉन में क्या बन जाएगा हमारे पास में dx स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस का है और ये आपका प्लस का है, d2t अपॉन में dy स्क्वायर, और यहाँ पे बराबर में क्या आ गया आपके, बराबर में ये बन गया, तो d2s अपॉन में क्या बन जाएगा dy डॉट में dx, और ये बन जाएगा प्लस का आपका d2s अपॉन में dx डॉट में dy। अब आपको पता है कि यार यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है और इधर प्लस आ रहा है,
तो ये तो जीरो बनना चाहिए था ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को मैं यहां से हटा दूं और यहां पे लगा दूं, यहां से हटा दूं, यहां पे लगा दूं, काम बन गया हमारा डी टू टी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी यार अब तो बन ही नहीं रहा, अब कैसे बनाए। तो बस थोड़ा दिमाग चलाया करो, बादाम खाया करो, आंसर आ गया आपका। तो यहां से मैंने काम करना स्टार्ट करा, कौन सा वाला, यहाँ पे सेकंड वाला काम मैंने स्टार्ट करा, और सेकंड वाले काम को मैंने धीरे 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 करते हुए आपका आंसर लेके आ गया। ठीक है, आराम से उतारो इसको भी, बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं कह रहा हूं एग्जाम में आने लायक सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर ये सवाल आ गया ना, तो मुझे पता है कि 100 में से लगभग 80 या 90% बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसमें एस प्लस का आयोटा टी दे रखा है, यहाँ पे मान लो कि ये कुछ और दे दे, मान लो ऐसे आर प्लस में आयोटा एम दे दे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर भी आपका वही बनेगा सेम। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना उससे कम से कम, और फिर वही बात है, डर जाएंगे, और डर जैसे डर गए ना आप, बस काम खत्म आपका, गेम ओवर। हाँ भाई, सवाल समझ में आया कि नहीं आया पहले ही बताओ। और कोई भी है ना, ऐसे कभी नहीं सोचना कि भैया हमारी एक क्लास में एक सवाल हो रहा है, दो हो रहे हैं, तीन हो रहे हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी इस बात की बिल्कुल भी, बस आप इतना करो कि ये जो सवाल मैंने करवा दिए ना आपको पीछे भी तक, ये आपको आते हैं या नहीं आते हैं। आपके मन में ये सवाल तब आना चाहिए कि सर आप एक क्लास में एक ही सवाल करवा रहे हो। ये कब आना चाहिए, जब आपको सारे पीछे के सवाल आते हो। ठीक है, और अगर आपने पूरा पीछे का पढ़ रखा है ना, बस इतना काफ़ी है। वो टेंशन हमारी है कि सिलेबस कैसे करवाना है। अब रेगुलर क्लास ले रहे हो ना, तो यही फ़ायदा रहेगा रेगुलर क्लास का, आराम से समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। और डेली डेली आप एक एक घंटे क्लास ले लोगे, आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी यूनिट खत्म हो गई। पर पहली और दूसरी यूनिट मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और हम कोई टॉपिक स्किप कर नहीं सकते। भाई हम इतना पढ़ रहे हैं तो दो चार लेक्चर और सही, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो इतना तो है ना कि हमें समझ में आना चाहिए। जो भी सवाल कर रहे हैं, ये मान लो कि क्लास के अंदर ही आपको वो पूरा याद हो जाना चाहिए, दोबारा रिवीजन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ आपसे, कि जब भी सवाल को मैं करता हूँ ना, तो जैसे ही मैं करूँ ना, तो उस जगह पर बहुत मतलब पूरा फोकस आपका वहीं होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, अरे हो जाएगा ये तो ऐसे हो जाएगा, कैलकुलेशन की एक एक जड़ को पकड़ा करो। अब ये तो क्या थोड़ा सिंपल था, अभी सवाल अगर हार्ड आ गया, तो आपका ध्यान अगर इधर उधर हुआ तो आपका खत्म सवाल, है कि नहीं है। तो इसलिए फोकस रखा करो, ठीक है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट सवाल। और नेक्स्ट जो सवाल है ना, वो आपको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि वो सवाल है ना मैंने करवा रखे हैं दो ऐसे सवाल। आपको देख तो मतलब देखते ही लग जाएगा कि यार ये सवाल तो हमने कर रखा है तुरंत।
ठीक है, तो अब एक बार सवाल को देखना और फिर कहना कि आपको सवाल आता है या नहीं आता है। देखो, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रदर्शित करो, और ऐसे सवाल एग्जाम में सीधे टपकते हैं। मतलब ये मान लो कि 2023 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, बस आप ये मान लो हर साल एग्जाम में आने का दम रखता है सवाल, और बिल्कुल सिंपल है। प्रदर्शित कीजिए कि प्रंशवादी फलन क्या है, प्रंशवादी फलन, और वो हमारे पास में क्या है, u। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण क्या है हमारे पास में, d2u अपॉन में dz और डॉट में dz बार बराबर 0 को संतुष्ट करता है। जीरो को संतुष्ट करता है। और इंग्लिश में लिख लो, so that the harmonic function u satisfy the differential equation। कौन सी डिफरेंशियल, आपके सामने लिखी हुई है, d2u dz बार इक्वल टू 0। खत्म, ये आपका सवाल है। अब आप खुद सोचो कि सवाल जो है ना, इसको करना कैसे है यार। ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगा सवाल, करवाऊंगा नहीं। मुझे पता है कि 2 सवाल करवाने हैं मुझे, एक अपन करवा ही देंगे, दूसरा एक कर ही लेंगे। ठीक है, सवाल को जरूर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपकी याददाश्त के लिए कि सवाल को स्टार्ट कैसे करना है और एंडिंग कैसे करनी है। आंसर आपके पास में आएगा। देखो, मैं ऐसा नहीं है कि एक भी सवाल ऐसा मैं करवाऊंगा ना, आपको होमवर्क के लिए दूंगा, सभी का आंसर आपके पास रहेगा, क्या पता वो एग्जाम में आ जाए, तो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आपका दिमाग तो चलना चाहिए ना, सारे मैं ही करवा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। मुझे पता है 10th और 12th की तरह तो मेहनत करोगे नहीं आप बीएससी के अंदर, कि भाई डेली आप सवाल निकाल रहे हो, वो कर रहे हो। बस आपने पढ़ लिया, क्लास ले ली, फ्री हो आप, बस इतना ही करोगे आप। फिर कंपटीशन लेवल के लिए एग्जाम की तैयारी तो करते हैं ना बच्चे, इसलिए एक बार सवाल को लिख लो और लिखने के बाद सोचो, सोचो कि यार ये कुछ जाना पहचाना सवाल लग रहा है, या फिर ऐसा कुछ हमने करा है कभी या नहीं करा है। अगर करा है तो कमेंट करो कहाँ पे किया है आपने, और नहीं किया तो कमेंट कर दो कि गुरुजी हमने तो देखा ही नहीं इसको, ये तो बिल्कुल अनजान लग रहा है। और एक सबसे बड़ा ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मतलब मैं कह रहा हूं ना कि एक्सपीरियंस से कह रहा हूं मैं। जैसे मान लो कि अभी जब क्लास लेते हो ना, तो कोई सा भी सवाल हो मैं करवाऊंगा, तो वो आपको इतना सिंपल लगेगा कि यार ये तो इसमें था ही क्या, सवाल तो बहुत सिंपल था, हम आराम से कर सकते हैं सवाल को। लेकिन जब आप खुद से उस सवाल को बिना देखे करने बैठोगे ना, तो मैं कह रहा हूं ना, मतलब 3-4 लाइन लिखने के बाद आगे आपका पेन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को ही तो पता है आपको सवाल आता है, आपने जो प्रैक्टिस करी है हाथ से। एग्जाम में आपका माइंड थोड़ी लिखेगा, हाथ भी तो लिखेगा साथ साथ। तो उस हाथ से भी प्रैक्टिस करो आप, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक काम नहीं बनेगा। जब तक सवाल 2 से 3 बार आपके हाथ के नीचे से नहीं निकलेगा ना, ये मानो कि कितना ही समझ लो, कितना ही कर लो आप, आपको कितने कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन फिर भी आपसे सवाल नहीं होने वाला, और गलती कहीं ना कहीं होगी आपसे 100%। क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं सवाल यहाँ पे करता हूँ, तो जितने भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज करवा देता हूँ, और सामने लिखा हुआ रहता है पूरा आंसर आपके सामने, तो आपको दिक्कत ही महसूस नहीं होती। तो मैं होमवर्क जो करने के लिए देता हूँ ना, तो आप इसको एक बार बैठो, सोचो कि यार इसमें करना क्या है, कैसे होगा ये सवाल।
जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट काम में लिए हैं वो क्या काम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बस उन्हीं बातों को यहाँ पे थोड़ा ऐड करके देखो, अगर होता है तो बढ़िया बात है, नहीं होता है तो कल अपन करवाएंगे ना, क्या दिक्कत है, कोई समस्या है नहीं है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर कहाँ पे है, यहाँ पे dt बराबर dt अपना आएगा, ठीक है। अरे देख लेना आप जहाँ पे है स्टेक, ठीक है। और सर यहाँ पे z बराबर x प्लस का आयोटा भी आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो हाँ मतलब चलो जो भी बात है वो आपको पता है थोड़ी बहुत। अब मैं अपनी बातें बता देता हूँ थोड़ी सी जो आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। देखो मैं तो ये मानता हूँ सिंपल सी बात, मैं तो ये मानता हूँ कि सवाल में दे रखा है आपको प्रंशवादी हार्मोनिक, तो समझ गए होंगे लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई पहले से दे रखी है अपन को, कहीं ना कहीं काम आएगी इसलिए दे रखी है। अब कहाँ काम आएगी हमें पता नहीं है। चलो उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि यार अवकल समीकरण में क्या पूछा है आपसे, आपसे बोला है कि ये जो d2u अपॉन में डेल्टा जेड और डेल्टा जेड बार है ना, इसको जीरो लेके आना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे डेल अपॉन में डेल्टा जेड बनाना पड़ेगा और मुझे डेल अपॉन में डेल्टा जेड बार बनाना पड़ेगा। और ये बनाते कैसे हैं, ये बनाते कैसे हैं, ये बनाएंगे अपन इस प्रकार से, ध्यान देखना कैसे बनाएंगे। जेड बराबर होता है एक्स प्लस का आयोटा वाई, जेड बार बराबर क्या होता है एक्स माइनस का आयोटा वाई। ध्यान सुनना, अब अगर मैं जेड और जेड बार है, अगर मैं इनको एक्स की फॉर्म में बदल दूं, जैसे मान लो इनको मैं जोड़ देता हूं प्लस कर देता हूं, अब आप समझ गए होंगे क्या करना चाहता हूं। इनको आप जोड़ोगे तो फिर हमारे पास एक्स की फॉर्म आएगी, इनको जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास वाई की फॉर्म आ जाएगी, फिर एक्स का और वाई का आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा और वो डेरिवेटिव आपको यहाँ पे काम आएगा। अब जैसे समझे नहीं आप, जैसे मान लो कि यहाँ पे डेल अपॉन में मैंने dx को एंटर करवाया, तो dx अपॉन में dz, तो dx अपॉन dz कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, प्लस में डेल अपॉन में डेल्टा वाई। अब जिसने प्रैक्टिस कर रखी है ना वो बच्चा तुरंत बोल देगा गुरुजी आपने सवाल पहले करवा रखा है और सेम काम हमने कर रखा है पहले। देखो डेल अपॉन में डेल्टा एक्स को मैंने यहाँ पे एंटर करवाया अपॉन डेल्टा जेड बार, ठीक है, प्लस में हमारे पास डेल अपॉन में डेल्टा हमारे पास में y है और डेल्टा y अपॉन में डेल्टा z बार। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, ये आपको यहां से मिलेगी, ये आपको यहां से मिलेगी, ठीक है। और फिर क्या करना है, ये वैल्यू आपके पास आई गई पूरी, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो d2 अपॉन में dz और डॉट में dz बार बन गया। यही तो बनाना है आपको बस, और आगे सोल्व करना। अरे समझ में आया मैंने क्या कहा, समझ में आया आपको, मतलब मैंने जो कहानी बताई आपको समझ में आई। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने ये पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके सामने लिखा, एक्स और वाई को मैंने अंदर एंटर करवाया। अरे कैसे करवाते हैं एंटर यार, ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई, देख लो आप। लेकिन अब ये जो वैल्यू है ये बच गई वैल्यू, ये कहां से लेके आएंगे अपन, ये वैल्यू अपन को यहां से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब इतना मैंने बता दिया, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, अब करके देखना, नहीं होता है मात्र एक पेज का आंसर है इसका, और मैंने लगभग 50% तो कर ही दिया इसको, ये 50% है इसका, 50% देख लो, आपको थोड़ा बहुत और करना है। और ये आता है 4 नंबर में सवाल, और लाइन लगा के सवाल आता है, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को अच्छा लगता है कैसे कि d2u अपॉन में dz और dz बार बराबर 0, ये लिखना अच्छा लगता है एग्जामिनर को, और ऐसे प्रूफ करना, और बच्चों को ऐसा लगता है और यार ये कैसे आ गया सवाल, ये कैसे करेंगे। तो बस फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का, 2023 में आने लायक सवाल है, और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इस चीज को, इसका मतलब समझ लो कि कितना बड़ा सवाल है। अगर होमवर्क करोगे दिमाग लगाओगे काम बन जाएगा। ठीक है, पोलर इक्वेशन, हाँ बिल्कुल, ध्रुवीय समीकरण में मैंने बताया था ये जो पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्मूला, लेकिन उससे भी पहले याद करो एक ऐसा सवाल अपन कर चुके हैं, ठीक है। और नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से बैठना याद करना, आराम से मस्त रहो, जिंदगी में कोई टेंशन आपके है नहीं, ऐसा लगता है मुझे आपकी शक्ल देख के, ठीक है। बाकी अब कल मिलते हैं एक नए जोश के साथ में, आज के लिए सिर्फ इतना ही।